हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड डायबिटीज में देने होते हैं बिकॉज वो ग्रेजुअली शुगर को ब्लड में जाने देते हैं। एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ा कि जिसको भी लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी बॉडी में वो नहीं देना है लैक्टोज वाली चीज़ें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड लिया जा सकता है बिकॉज उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज। There was blood glucose regulation. नॉर्मल एक रेगुलेशन ब्लड का होना चाहिए ग्लूकोज का, तो ये होते हैं हार्मोन्स की वजह से। जो बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा शुगर खा रही हूँ तो मेरा इंसुलिन सिक्रीशन फिर ज़्यादा करना पड़ेगा पैनक्रियास को। तो इस तरह से जो हार्मोन है वो फंक्शन करता है और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। मगर अगर कोई बार बार ज़्यादा खा रहा है शुगर तो फिर क्या होगा, ओवरलोड होगा, उसको प्रेशर होगा काम का पैनक्रियास को, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत ज़्यादा शुगर खाएं। तो हम एक बार करते हैं। नॉर्मली आफ्टर अ मील व्हेन ब्लड ग्लूकोज levels increases, the blood peptide hormone secreted from endocrine cell within the mucosa of the small bowel amplify, small bowel मतलब small intestine, okay, duodenum में जाता है इंसुलिन हार्मोन, amplify the response of the beta cell of pancreas resulting in the secretion of insulin. तो क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है। Insulin facilitates the transport of glucose by glucose transporter into the adipocytes and muscle cell and stimulate glycogenesis। ठीक है, तो क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है जिससे ग्लाइकोजेनेसिस हो पाता है, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस हो पाता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो पाता है। The fatty acids biosynthesis thus returning the blood glucose to hemostatic level। उसके बाद एक static level में ग्लूकोज आ जाता है। This is when the glucose level is high in blood. However, when glucose level falls in case of post absorptive state, मतलब absorb कर लिया उसके बाद ग्लूकोज लेवल हाई है, so the fall in blood glucose level signals the reversal of pancreatic hormone secretion। बट सेल को नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि ऐसा सिग्नल जाएगा पेनक्रियास के पास और वो हार्मोन को सिक्रेशन कम कर देगा, डिक्रीज सिक्रेशन इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन रिलीज। तो फिर क्या करेगा, बॉडी क्यों इंसुलिन सिक्रेट करता है, ताकि ग्लूकोज ज्यादा है उसको ऐसा लगता है, लेकिन जब सेल्स को नहीं मिल रहा है तो उसको लगता है कि नहीं है बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा, तो फिर क्या होता है, फॉल होता है, फ्लक्चुएशंस होता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मेंटेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो उसी पे डिपेंड करता है कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं। एंड इन दिस वे द ग्लूकोज डिमांड्स ऑफ ब्रेन, आरबीसीज एंड टेस्टिस आर मेट। तो इन सबका जो डिमांड है ग्लूकोज का वो मेंटेन रहता है। बिकॉज ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा तभी सारी बॉडी में, सारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा न्यूट्रिशन एंड ग्लूकोज। हर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए। मगर ऐसा होता है समटाइम्स सेल्स तक नहीं पहुंचता है, ब्लड में ही घूमता रहता है एंड उसका सिंथेसिस नहीं होता है और वो सेल्स को नहीं मिलता है। Too much of fluctuation in this process leads to diabetes। और कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, तो इसी को डायबिटीज कहते हैं, इस कंडीशन को।
Diabetes, which is a metabolic disorder and affects the normal lifestyle of an individual, is also related to the amount of glucose in the blood. Diabetes have to monitor the control their total carbohydrate intake in order to keep diabetes under check. Now, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होना. तो कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डिफेक्ट इन ब्रश बॉर्डर ओलिगोसेकेराइड्स. तो यहाँ पे इनहेरिटेड मतलब फैमिली से आया है, जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम है. The most common being lactose intolerance. In such individual, ingestion of lactose leads to passage of the sugar to the large bowel, where it is fermented to produce short-chain fatty acids and gases. In human, lactase actively declines as individuals grow. So classification of fats. Fats के भी बहुत सारे types हैं. तो here we learn in details the types of functions of fats and oils, their requirement and significance, ठीक है, उनकी ज़रूरत क्यों है और our overall health में उनका क्या significance है. Today, changing dietary patterns and sedentary lifestyle are leading to high risk of some diseases. तो high risk आजकल किन diseases में है? Mostly diabetes, coronary artery disease, coronary heart disease, and blood pressure, thyroid. ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. ठीक है, अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, हम एक्टिव रहेंगे, हमारी बॉडी को जितना डिमांड है उतना खाएंगे, तो हमें ये सब बीमारी नहीं होगी. ठीक है, बचपन से ही हुई तो दूसरी बात है, लाइक अगर जेनेटिक आ रहा है, इनबॉर्न ही हुआ है, तो वो दूसरी बात है, उसमें उसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर जीन्स में नहीं है, लाइक 100% जीन्स में नहीं, अगर हम रिसेप्टर भी हैं, जैसे अगर मेरे फादर को डायबिटीज था, मेरी ग्रैंड मदर को भी था, तो आई कैन मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर बाय फॉलोइंग good diet and following regular active life. Okay, so it is fact that my father and my grandmother was they have high glucose level, like from long years, like 15 years. मेरे फादर को रहा है 15-20 एंड मेरी ग्रैंड मदर को भी था. तो आई एम द रिसीवर ऑफ दैट जीन, वो जीन मेरे अंदर है, बट आई कैन कंट्रोल बाय फॉलोइंग गुड बॉडी वेट एंड एक्टिव लाइफ एंड गुड डाइट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टाइप 2 में आप ठीक नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं रह सकते. ठीक है, आप ठीक रह सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं अपनी ब्लड शुगर लेवल को. मगर बचपन से ही अगर बच्चे में टाइप 1 में है, अगर बचपन से ही इंसुलिन उसका फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो ठीक नहीं किया जा सकता. तो उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी हम उसको ठीक नहीं कर सकते. लेकिन टाइप 2 में हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं. आई हैव माइनस पॉइंट दैट आई हैव जीन्स, बट आई हैव टू वर्क ऑन इट कि मैं अपना नॉर्मल ब्लड शुगर रख सकूं. ठीक है, तो जिन लोगों में आजकल कह सकते हैं 90% लोगों में वैसे जीन्स है. ठीक है, लाइक मेरे बाद की जनरेशन, लाइक आज जो 20s में है, ठीक है, तो उनमें कहा जा सकता है कि 90% में जीन्स है शुगर के. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आजकल मिडिल क्लास में सब मोटे या जेनेटिक होता ही है, उनमें जीन्स में कोई ना कोई डिजीज होता है. तो आज की जो जनरेशन है उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो थी वो कंपैरेटिवली बहुत एक्टिव थी. तो आज की जनरेशन जो है, जो 20s में है या टीन्स में है, दे आर वेरी इनएक्टिव कंपेयर टू आवर एज. तो उनको अपना फ्यूचर को सेव करने के लिए उनको एक्टिव रहना और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है. सो ऑल दीज जो मैंने बोला कि लाइफस्टाइल डिपेंडेंट जो डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल
जिनका रीजन है, जिनके पीछे जिनको लाइफस्टाइल से ठीक नहीं, प्रिवेंशन करना और नहीं होने से अपने आप को बचाना, तो ये हम कर सकते हैं इन सारे डिजीजेस जो मैंने अभी नाम बोले। ओके, अदर इन्फेक्शन जैसे होते हैं टाइफॉइड, डेंगू, उसमें आप ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हाई रिस्क चीजें हैं, जो क्रोनिक चीजें हैं, जो बहुत लंबे टाइम से हमने खराब चीजें फॉलो की, उसकी वजह से हुआ है, उसको हम डेली लाइफस्टाइल चेंज करके उसको हम ठीक कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, आजकल स्लीप भी एक बहुत बड़ा रीजन है अनहेल्दी होने का एंड हार्ट डिजीज होने का, हार्ट अटैक्स होने का। आजकल लोग 8 आवर्स स्लीप समटाइम्स नहीं ले रहे, लॉन्ग स्लीप की बात कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि आप 6 घंटे 5 घंटे रात को सोए फिर 2 घंटे दिन में सो गए। बेटर है आप 6 to 8 आवर कंटिन्यू स्लीप करें रात में, एंड साउंड स्लीप जिसमें आप बार बार उठ नहीं रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ के लिए। हार्ट हेल्थ के लिए क्यों, कैसे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम तो इतने घंटे में हमारा हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड साइंस, जब आप जगे रहते हैं या बैठे रहते हैं और जब सोए रहे, लेटे रहते हैं या सोए रहते हैं, तो दोनों टाइम जो हार्ट बीट का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। जब हम सोए रहते हैं हमारा हार्ट बीट बहुत कामली स्लो रहता है, क्योंकि हमें उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हार्ट इज पंपिंग ऑल डे, लेकिन जब हम सोते हैं तो उसको थोड़ा धीरे धीरे पंप करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा वो रेस्ट कर पाता है। लेकिन अगर आप कम सो रहे हैं, आपको लगता है आपकी नींद में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप काम कर पा रहे कम सो के भी, बट हार्ट को रेस्ट चाहिए, उसको उतना देर स्लो बीट करने का चांस चाहिए होता है। सो डेली बिजी लाइफ में थोड़ा टाइम निकालना ही है सोने के लिए, लाइक रात में 8 घंटे 6 घंटे, आई रिकमेंड 8 आवर्स, नहीं हो सकता है तो मिनिमम 6 आवर्स। On the other hand, smart decisions on qualitative and quantitative aspect of fat in diet can in fact prevent the onset of certain disease associated with today's lifestyle. So, lifestyle मॉडिफिकेशन करके इसमें आपका डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों आता है, तो इसको मॉडिफिकेशन करके आप सकते हैं। At the end of this unit, there are self-assessment exercises to recapitulate various dimensions of knowledge regarding dietary fats and oils. You will acquire adequate skill and confidence to prescribe fat and oils to any community. Here we are studying about fats, है ना? तो हम ये फैट खाओ, ये फैट में कम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो बट अगर हम कोई भी फैट खा रहे हैं ना, क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर वो बनेगा ही, वो स्टोर होके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छा फैट ऑलिव ऑयल खा रहे हैं तो आपका फैट नहीं बनेगा। घी में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि वो एनिमल से आता है, लेकिन अगर आप उसको भी सही क्वांटिटी में खा रहे तो ज़रूरी नहीं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओके, क्वांटिटी मैटर करता है, कितना खा रहे, कितना यूज कर रहे। तो आज की डेट में लोगों को कम फैट खाना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस। पहले ज़माने में लोग ज़्यादा खाते थे, क्रीम वाला मिल्क भी पीते थे बिकॉज दे आर मोर एक्टिव। आज की डेट में नहीं है, तो आज की डेट के लोगों के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जनरली लोग खाते हैं, क्योंकि रिच खाना जनरली खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली घर का खाना। अगर आप घर के खाने में नॉर्मल अच्छे खाने में, जो आप मान लीजिए अगर मैं बात करूँ किसी अच्छी खासी मटर पनीर की, उसमें जितना आप ऑयल डालते होंगे सफिशिएंटली, तो मार्केट में जब आप खाएंगे तो उसका चांसेस है वो डबल हो। ठीक है, आपने भी अच्छे से बनाया, पूरा मन से बनाया, ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शन करके बनाया, हेल्थ देख के बनाया, ठीक है, अच्छे से टेस्ट के लिए बना। पर जो बाहर के लोग जो कुकिंग करते हैं, दे ऐड मोर फैट, बटर एंड ऑल, तो ताकि उसका टेस्ट इन्हांस हो और वो जल्दी कुक हो, क्योंकि कम तेल में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा एंड
उसका टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और वो ईज़ी होगा कुकिंग करने में, उसमें जलने के चांसेस नहीं होते ऑयल जितना ज़्यादा होगा। तो बाहर का खाना जनरली आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएँगे। आप नोटिस करेंगे कि बाहर का रेस्टोरेंट का खाना है, शादी में आप जब खाते होंगे, तो आप देखते होंगे आप ले लेते हैं समटाइम्स, है ना? बहुत लोगों को मैंने देखा है ले लेते हैं, क्योंकि वो घर में उतना ही खा रहे होते हैं, तो वो उतना देख के लेते हैं। बट जब वो खाने जाते हैं तो उनसे खाया नहीं जाता, बिकॉज़ उतने लाइक उन्होंने आई से मेजरमेंट किया कि इतना 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 क्वांटिटी वो खाते हैं तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जो फैट है जो दिख नहीं रहा है ना, क्वांटिटी के अंदर फैट तो नहीं दिख रहा उतना ज्यादा, तो जब वो खा रहे हैं वो खा नहीं पा रहे, बिकॉज उसमें काफी हैवीनेस है और काफी ज्यादा फैट होता है। तो इसीलिए हम रेस्टोरेंट का खाना या शादियों में ज्यादा नहीं खा पाते, कंपेयर टू घर। घर में आप अच्छे से आप पेट भर के खा पाते हैं। Tips are given to reduce fat intake in diets, which will come handy in counseling patients to for of obesity. So there is difference between obesity and overweight. Overweight थोड़ा पहला मतलब थोड़ा 10 kg जैसा बढ़ा तो overweight, and obesity और ज़्यादा वेट बढ़ने को obesity कहते हैं, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं BMI से। So, heart disease, diabetes, and cancer, you will be able to modify fat intake patients with fat malabsorption and liver disease. तो इन सब केसेस में, हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, कैंसर में, आपको फैट की मॉडिफिकेशन करनी है। लाइक किस में कितना देना है, लाइक कम देना है कितना, वो आपको मॉडिफिकेशन करनी होती है। फैट्स एंड ऑयल, लाइक अगर डायबिटीज की बात करें तो मॉडरेट देना है, बहुत कम देने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट फैट डाइट। फैट्स एंड ऑयल आर ऑल्सो केमिकली नोन एज लिपिड्स, ठीक है, साइंटिफिक नाम है इसका लिपिड्स। अगर लिपिड मतलब उसके अंदर ही घी भी आएगा, आपका ऑयल भी आएगा, एंड आपका नट्स का भी ऑयल आएगा, तो एवरीथिंग कम्स इन लिपिड्स। तो आप जब टेस्ट कराते हैं अपना ब्लड का, तो उसमें फैट का नहीं होता है डिटेल्स की आपके बॉडी में क्या क्या फैट है, उसमें लिपिड्स रहता है, क्योंकि लिपिड्स एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर सारे फैट्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑयल, घी एंड ऑल एवरीथिंग आ जाता है। तो बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं उसको हम लिपिड के नाम से बोलते हैं। तो उसमें लिपिड्स के अंदर आते हैं आपका लो लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। तो बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में फैट्स होते हैं तो उसको हम लिपिड्स बोलते हैं। Lipids which are solid at room temperature are referred to as fats, and those which are liquid at room temperature are called oils, है ना। जो जमा हुआ दिखता है तो उसको हम जनरली फैट बोलते हैं, और जो लिक्विड रहता है उसको हम ऑयल बोलते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि 20 के अराउंड, 20 से बिलो में जो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री माना जाता है, एंड जो भी फैट 20 डिग्री से कम में जमता है तो उसको हम फैट्स बोलते हैं, और जो 20 डिग्री से कम में भी लिक्विड रहता है उसको हम ऑयल्स बोलते हैं। मगर हम सभी को फैट के अंदर भी बोल सकते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सबको अलग अलग नहीं लिखते, ऑयल एंड फैट नहीं, हम सबको फैट के अंदर ही काउंट करते हैं। इट इज अ जस्ट जनरल टर्म। In nutrition textbook, fat and oil are referred to, diets and lipid are referred in body liquid, body fluids like serum lipid profile. Chemically, lipid are the organic molecule poor in oxygen content, soluble in organic solvents but insoluble in water. They are classified as simple lipid, compound lipid and derived lipid. Okay, तो 3 लिपिड के फॉर्म्स हैं। सो सिंपल लिपिड्स क्या हैं? आर फैटी एसिड्स ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। तो हम इसको जनरली ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। आप जब टेस्ट ब्लड का कोई लिपिड प्रोफाइल देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर ट्राइग्लिसराइड लिखा रहता है। तो दीज आर सिंपल लिपिड। और हायर अल्कोहल, triglyceride is the main form of liquid
Triglyceride is a major form of liquid present in human diet. They are the major source of fatty acids to the body. तो ये मेजर सोर्स है ट्राइग्लिसराइड का। जब भी कोई ज्यादा फैट खाता है तो उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। जब भी कोई ज्यादा शुगर भी खाता है तो अल्टीमेटली शुगर क्या करता है, बॉडी में फैट में ही तो कन्वर्ट होता है जब उसको यूज नहीं करते, तो फिर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। तो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स टू द बॉडी। तो बॉडी को जब फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं तो यहीं से यूज होते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप जीरो फैट खाएं, तो बॉडी को फैटी एसिड्स भी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड का मतलब समझ में आ रहा है कि दो तीन चीजें फैट की मिक्स होंगी। सिंपल मतलब सिर्फ एक काइंड ऑफ उसका सेल लाइक उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कंपाउंड लिपिड्स आर द सिंपल लिपिड विच कंबाइन विथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। तो इसमें कंपाउंड में प्रोटीन्स भी रहता है, लाइक लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स। देन कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लिपिड मतलब फैट। देन फॉस्फोलिपिड, इसके मतलब इस फैट के साथ फॉस्फोरस एडेड रहता है। Next is derived lipid. So refer to fatty acid, glycerol, cholesterol and other derived compound including fat soluble vitamin, hormones and bile. तो कुछ फैट्स ऐसे होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनको फैट के साथ ही मिक्स होके बॉडी में रह सकते हैं, अदरवाइज वो बॉडी से निकल जाएंगे फ्लूइड के साथ। तो उनको फैट के साथ बाइंड होके मिक्स होके, किसी में तो मिक्स होना पड़ेगा, तो वो फैट के साथ मिक्स होके रहते हैं। ठीक है, तो refer to fatty acid, glycerol, cholesterol and other derivative compound include fat soluble vitamins, hormones and bile. Man can synthesize cholesterol in the body, but some amount also comes from the diet. Cholesterol present only in food of animal origin. तो जो भी एनिमल फैट है उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, तो हम भी काइंड ऑफ एनिमल है। ओके, टू ग्रुप होता है ना, प्लांट एंड एनिमल, तो इसीलिए हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। हम जो फैट खाते हैं उससे हमारी बॉडी बनाती है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर हम ऑलरेडी बना बनाया कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो दो केसेस हैं, अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वाला फैट्स खा रहा है, सिर्फ घी खा रहा है लेकिन क्वांटिटी कम खा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ज्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल सब में होता है, जीरो किसी में भी नहीं होता, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और कोई दूसरा केस मैं बताऊं, अगर मैंने एक बताया ना कि आप कोलेस्ट्रॉल वाला फैट खा रहे हैं, ठीक है, दूसरा आप खा रहे हैं जिसमें कि जीरो कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी प्लांट सोर्स ले लीजिए, जैसे तिल का तेल, मूंगफली का तेल, या फिर आप सनफ्लावर ऑयल, कोई भी प्लांट से बना हुआ ले लीजिए, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, लेकिन वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा खा रहा है। ठीक है, वो खा रहा है पर डे 50 ml। ठीक है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा होगा ही होगा, चाहे वो जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला खाए या कोलेस्ट्रॉल वाला खाए। तो ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनेगा ही बनेगा। ओके, सो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि जीरो कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आपको क्वांटिटी देखने की जरूरत है, कितना खाया जा रहा है। देन अगर क्वांटिटी की बात करूं तो नॉर्मल लेवल है 25 to 30 ग्राम। अगर एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करता है, उसको वेट लॉस की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो 30 ml या 30 ग्राम तक खा सकता है। और उस घर में मान लीजिए अगर हम 25 माने, 25 to 30 होता है, 25 कोई फॉलो कर रहे हैं, घर में 4 लोग हैं, तो उसको महीने के हिसाब से जैसे 25 into 4 करेंगे तो आ गया 100, फिर उसको महीने का कैलकुलेशन करेंगे into 30 डेज, है ना, तो वो आ जाएगा 3 लीटर। ठीक है, तो जिस घर में 4 लोग रहते हैं उनको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, तो वो 3 लीटर में उनको महीना चलाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 5-5 लीटर महीने में, जिनके घर में चल रहा होता है 4 जन में 6 लीटर 7 लीटर इवन, तो वो तभी आते हैं मेरे पास क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार हो चुके होते हैं इतना फैट खाने के बाद। ओके, लेकिन ये ऐसी चीज है कि उसको इमीडिएट और रेक्टिफाई किया जा सकता है। लाइक 1 महीने के अंदर नेक्स्ट बार अगर कोई डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो अगले महीने इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फैट को बॉडी से कम करना। सोर्सेस ऑफ फैट एंड फंक्शन ऑफ फैट्स। तो सोर्सेस क्या है, अभी जैसे हमने बात बात में क्या बोला, कुछ प्लांट से आते हैं, सनफ्लावर, कॉटन सीड्स एंड आपका राइस ब्रान एंड तिल हो गया से आता है, फ्लैक्स सीड से आता है। तो इन सब से तेल निकाल के कोकोनट से आता है। तो ये हो गया वेजिटेबल सोर्स, मतलब प्लांट सोर्स। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे कंफ्यूज होता था, मुझे लगता था वेजिटेबल्स में से ऑयल निकलता है क्या, बट ऐसा नहीं होता। वो प्लांट सोर्स को वेजिटेबल सोर्स बोला जाता है। और दूसरा हो गया एनिमल सोर्स, जो एनिमल्स से आता है, जैसे कि मिल्क से जो फैट निकलता है वो एनिमल सोर्स हो गया। और भी फॉरेन कंट्रीज में लार्ड वगैरह यूज करते हैं जो एनिमल की लाइक मसल से निकाला जाता है, तो उसको यूज किया जाता है। Like margarine, butter, these all are animal source fat. Animal, including man, store excess energy almost entirely in deposit of fat, the amount of which is variable. Like in plant, this fat can be made from carbohydrate, but animal can also lay down fat from their dietary fat. Fat in diet comes mainly from milk and milk products. Fatty fish, okay, fish का ऑयल आपने सुना होगा, विटामिन ई के लिए लोग खाते हैं कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती है येलो कलर की, ग्रीन कलर की, दैट इज कॉड लिवर ऑयल। कॉड नाम की एक फिश होती है, सी में होती है। उसका जो लीवर होता है ना, कोई भी एनिमल क्या करते हैं, लीवर में फैट को स्टोर करते हैं, हम भी लीवर में फैट को स्टोर करते हैं। तो वो फिश के लिवर से ऑयल निकाल के, क्योंकि फैट का क्या काम है, विटामिन ई को स्टोर करना, तो विटामिन ई वहां से उसका फैट निकाल के विटामिन ई उसमें से कैप्सूल में भरा जाता है एंड सेल किया जाता है। मीट एंड पोल्ट्री विच आर ऑल एनिमल सोर्स, तो ये सब क्या हो गए, एनिमल सोर्सेस हो गए। तो पोल्ट्री में जो एग योक होता है वो फैट होता है, उसमें काफी ज्यादा फैट कंटेंट होता है। फैटी फिश, कुछ रोहू फिश होती हैं, उन सब में फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। कभी आप टच करा होगा तो आप फील करते होंगे ऑयली जैसा होता है। तो उनके बॉडी में फैट स्टोर होता है, जैसे हमारे सबके बॉडी के अंदर फैट होता है। तो अगर हम कुछ किसी एनिमल को खाएंगे तो उसका फैट हमारे अंदर ही तो जाएगा। फंक्शन ऑफ फैट्स, अभी काम क्या है, क्यों खाते हैं हम फैट्स। फैट कंट्रीब्यूट टू टेक्सचर, जैसे फास्टिंग रखते हैं ना, तो जनरली फास्ट जो करते हैं वो फ्रूट्स फास्ट होता है, दैट इज गुड फैट अकॉर्डिंग टू मी। जो फास्टिंग करने से फ्रूट्स खा के फास्ट करना है, तो फ्रूट्स में जो फैट्स होता है वो निग्लिजिबल होता है, बहुत कम, ठीक है। तो फ्रूट में भी जब फ्रूट फास्ट भी करें तो कोशिश करना है कि सीड्स एंड ऑयल जो है उनको कम खाएं एंड फ्रूट्स बेस पे ही टिके रहें। कई लोग कल्चर में आलू भी खाते हैं एंड चाय पीते हैं। चाय इज सो बैड इन फास्टिंग, आप दूसरे दिन पीजिए जितना पीना है, मगर एटलीस्ट फास्ट के दिन चाय शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सो फंक्शन ऑफ फैट्स क्या है, कंट्रीब्यूट टू टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। तो इन सब को बढ़ाता है ना। पैलेटेबिलिटी को बढ़ाता है। पैलेटेबिलिटी मतलब खाने लायक जो खाना होता है, टेस्ट उसका, उसको ही पैलेटेबिलिटी बोलते हैं। तो पैलेटेबिलिटी को बढ़ाता है।
दे प्रोवाइड एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर फैट नहीं डालेंगे, आप ऐसे ही कुक करेंगे तो क्या होगा, कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रहेगा, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर इजीली नहीं होता। या तो आपको दूसरा मीडियम लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, है ना। अगर पानी नहीं लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, ऑयल लेना पड़ेगा। तो कोई भी हीट को इजीली चारों तरफ उसमें ट्रांसफर हो तो मीडियम चाहिए होता है हीट को ट्रांसफर करने का। तो डायरेक्टली अगर पैन में डायरेक्टली कांटेक्ट में है कोई वेजिटेबल तो सिर्फ लोअर पार्ट पकेगा, दूसरी तरफ वो जल जाएगा, एक तरफ कच्चा एक तरफ जलेगा। तो इसीलिए ऑयल बहुत ज्यादा लोग जिनको जल्दी कुकिंग करनी है तो ज्यादा ऑयल यूज करते, हीट और उनका खाना जले नहीं। Deep frying and transfer of flavor from Indian spices. Fats have highest heat energy density of 9 kilocalories. It is major storage from the energy in body requiring least space and minimum water of hydration as compared to protein in muscle. So fats are essential for meeting nutritional need. Fats भी जरूरी है for essential fatty acids. तो essential fatty acids हैं linoleic, linolenic and arachidonic होता है, इसमें शायद मेंशन नहीं है। So N6 मतलब ये मॉलिक्यूल्स की चेन होती है, तो N6 इसके मॉलिक्यूल्स हैं 6। तो linoleic, next is linolenic एंड थर्ड इज arachidonic। तो 3 होते हैं। स्ट्रक्चर फैटी एसिड्स, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बॉडी के अंदर बन जाता है, इसीलिए हम इसको एसेंशियल नहीं बोलते, हम इसको हमेशा रोकते हैं कि नहीं खाओ कोलेस्ट्रॉल। मार्केटिंग वाले भी 0 कोलेस्ट्रॉल करके एडवर्टाइज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक, ज्यादा होने से इट हार्म्स। Hence the diet only adds on to their total amount available in the body. नेक्स्ट, फैट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट ज्यादा होगा तो ADE ये जो विटामिन है फैट सॉल्युबल, ये इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे, उनको मीडियम मिलेगा। एब्जॉर्ब तो होंगे, लेकिन वो किसके किसके साथ मिलके रहेंगे, तो फैट होने से ये स्टोर हो पाएंगे। तो फैट इनटेक इंश्योर सैटिस्फाइटी मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलना, भरा भरा लगना काइंड ऑफ फीलिंग। तो इट इम्पार्ट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन एंड दस डिलेड ऑनसेट ऑफ हंगर, है ना। आप फास्ट जिस दिन करते हैं ना, तो उस दिन आपको लगेगा कि मतलब उतना भारी नहीं लगता है, पूरा फुल ऐसा सेटिस्फेक्शन तो नहीं रहता है। तो क्यों, क्योंकि फैट नहीं जाता है। तो जिस नेक्स्ट दिन अगर आप अच्छे से खाते हैं पूरा फैट वाला खाना, तो बहुत फुल लगता है, सेटिस्फाइड लगता है। तो फैट क्या देता है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। In low fat diet, satiety can be ensured by high fiber and fluid intake. लेकिन जो satiety है, जो पेट भरने वाला जो फीलिंग है, वो कैसे हम फुल करेंगे। अगर आपको किसी को लो फैट डाइट देना है, लो कैलोरी डाइट देना है, तो हम ऐसा फाइबर्स को बढ़ा देंगे, लाइक सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनको बढ़ा देंगे तो पेट फुल रहेगा, तो सैटिस्फाइटी फीलिंग आएगी। ठीक है, सैटिस्फाइटी फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सैटिस्फाइटी नहीं है तो कुछ कुछ खाने का मन करेगा, मंचिंग करने का मन करेगा। तो ऐसा खाना खाना है जिससे पेट भरा रहे। ऐसा नहीं कि थोड़ा चाय पी लिया, चाय पीने से सैटिस्फाइटी उतनी नहीं आती है, आपका पेट नहीं भरता है। तो ऐसा खाना है जो न्यूट्रिशन भी दे और सैटिस्फाइटी भी दे। Fat, along with proteins, constitute structural compound of cell membrane and some body fluids. Lipoproteins also have an important role in transport of lipids in blood.
तो लाइपोप्रोटीन जो होते हैं, मतलब जो फैट के साथ प्रोटीन बाइंडिंग होती है, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसफर ऑफ लिपिड इन ब्लड। और क्या करते हैं फैट्स? फैट्स सर्व एज थर्मल इंसुलेटर, ठीक है, इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड सर्टेन ऑर्गन्स। Some lipids act as electrical insulators, allowing rapid propagation of depolarization waves along the myelinated nerves. The fat content of the nervous tissues is partially high. In anorexia nervosa, the body fat falls dangerously low, मतलब more than 5%, shows problem in insulation. Body hair stands erect to trap air and stimulate insulation. तो यहाँ पे बात हो रही है कि फैट्स जो है उनका रोल्स क्या है। नंबर 1, ये बाहर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अंदर के ऑर्गन से ऑर्गन तक पहुंचने में एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करते हैं। जैसे हॉटकेस होता है ना, इंसुलेटर होता है, उसके बीच में कुछ थर्माकोल होता है या कुछ कॉटन होता है, ऐसा कुछ लेयर होती है जो अंदर का जो टिफिन का डब्बा है वो बाहर का टेम्परेचर अंदर तक नहीं आता, इंसुलेशन का काम करता है वो कॉटन या फिर आपका थर्माकोल, है ना। तो आजकल बैग्स आते हैं ना, बाहर अंदर में कॉटन भरा रहता है और उसका कवरिंग रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसको गर्म, बाहर का टेम्परेचर को अंदर नहीं आता, अगर गर्म है तो गर्म रहेगा एंड अगर वो ठंडा है तो ठंडा रहेगा। वो इंसुलेटर का काम है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आने देता। वैसे ही जो बॉडी में फैट की लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है बाहर के टेम्परेचर से अंदर के ऑर्गन का टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। ब्लड तो कर ही रहा है, ब्लड तो सर्कुलेशन करके टेम्परेचर मेंटेन कर ही रहा है, साथ साथ फैट भी करता है, ठीक है। जो एकदम लीन एंड थिन है, जिसका जो स्किन फोल्ड थिकनेस एकदम कम है, फोल्ड ऐसा हम देखते हैं ना, स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन को ऐसे फोल्ड करके, तो एकदम कम है पूरा बॉडी में, एकदम लीन एंड थिन है, तो उसको क्या होगा, जल्दी ठंडी भी लगेगी और जल्दी गर्मी भी लगेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो बात हुई, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक काइंड ऑफ डिजीज है, ये मेंटली डिजीज कह सकते हैं, जिसमें इंसान बहुत पतला होना चाहता है और बहुत जल्दी जल्दी फैट लॉस करता है, ठीक है। उसमें उसको भूख भी नहीं लगती और खाने की इच्छा नहीं होती, इस तरह की चीजें होती हैं और वो बहुत वेट लॉस करना चाहते हैं, कई बार नॉर्मल से भी ज्यादा। तो उस केस में बॉडी फैट क्या हो जाता है, डेंजरसली लो हो जाता है, बहुत कम। तो उसमें इंसुलेशन में प्रॉब्लम आती है। और हेयर्स भी हैं जो ड्राई जैसे होते हैं, खिंचे रूखे सूखे से खड़े जैसे हो जाते हैं, तो बॉडी हेयर जो रोए होते हैं हाथ में, तो वो सीधे सीधे हो जाते हैं। अभी हेयर्स खड़े होंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट थोड़ा सा तो एक एयर ट्रैप होगा हेयर्स के बीच में, तो हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप होगा तो क्या होगा, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अंदर इफेक्ट, मतलब इफेक्ट कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। विंटर्स में आप देखते होंगे नॉर्मल लोगों के भी रोए खड़े हो जाते हैं, वो एक लाइक इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, हमारा बॉडी के रोए खड़े हो जाते हैं और वो बाहर की ठंड को अंदर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने देते, क्योंकि बालों के बीच में एयर का जो है वो उसको ऐसे पास होने नहीं देते, तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। Okay, here is one more point. Some dietary fats contain antioxidants. Most of them contain antioxidants, which confer stability to the oil and prevent rancidity. For example, oryzanol in physically refined rich rice bran oil helps to elevate HDL,
एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल एक अच्छा फैट माना जाता है, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो इस ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ट्रीट नर्व इम्बैलेंस, अगर नर्व में कुछ इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करता है। एंड मेनोपॉज डिसऑर्डर, लाइक मेनोपॉज बोलते हैं ऐसी कंडीशन जब पीरियड्स बंद होने का टाइम होता है, तो मेनोपॉज डिसऑर्डर को कम करता है। लाइक प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मेनोपॉज इज नॉर्मल थिंग, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, मूड स्विंग्स एंड ऑल, वो सब चीज़ों से बचाता है। रिटार्ड एजिंग एंड एक्ट्स एज एंटी डैंड्रफ एंड एंटी इचिंग एजेंट, तो फैट क्या करता है, डैंड्रफ से भी बचाता है एंड एंटी इचिंग एजेंट का भी काम करता है। तो बहुत सारे फैट्स ऐसे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो ये सब चीज़ें हेल्प करते हैं कम होने से। तो टोकोट्रिनॉल्स, टोकोफेनॉल्स एंड squalene are antioxidants conferring oxidative stability to the oil। तो ये मिलेंगे कहाँ से, ये सब सीड्स में होते हैं, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स, इसके अंदर ये टोकोफेरॉल एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। बेसिल सीड, जो तुलसी का जो सीड होता है, बेसिल सीड्स, दैट इज ऑल्सो हैव दैट एंटीऑक्सीडेंट टोकोट्रिनॉल। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। We have completed fats, then fats is also important, but excess is bad in everything। कुछ भी आप excess खाएंगे तो वो harm करेगा ही, even आप कुछ अच्छे फैट्स ही क्यों ना खाएं, ठीक है। एचडीएल वाली चीजें लाइक सीड्स ही अगर आप एक्सेस खाएंगे बहुत सारा, तो अल्टीमेटली वो फैट का कंटेंट तो बढ़ाएगा ही एंड इट विल हार्म। तो कुछ भी है, एक रेंज होता है हर चीज का, तो उतना ही खाना है। एंड हर चीज का जो ब्लड लिपिड्स में रेंजेस है, तो ना उससे कम होना चाहिए ना ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल कम भी नहीं होना चाहिए नॉर्मल लेवल से। अगर फैट कंटेंट भी बहुत कम होगा तो वैसे लोगों में विटामिन ए, विटामिन ई एंड के, इन सब का डिफिशियंसी हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेरीज है तो पूछे। And for good fats, everyone should add some seeds like flax seeds, आप चटनीज में ऐड कर सकते हैं। एंड आप जो तड़कास लगाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, जो तिल होता है उसको ऐड कर सकते हैं। तो वैराइटीज रखनी चाहिए अपने खाने में। जितनी वैरायटी, जितने सोर्सेज होंगे आपके खाने में, तो उतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। कलर्स भी होते हैं, जैसे कोई ऑरेंज कलर का फूड है, कोई ग्रीन कलर का फूड है, तो हर किसी का अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। So be active and keep study about nutrition and take healthy diet every day and avoid using like प्रोसेस्ड फूड। वो बहुत ज़्यादा रीज़न है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का, या फिर जो भी क्रोनिक डिजीजेस है तो उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस्ड फूड है उनका बहुत बड़ा रोल है। सो अवॉइड प्रोसेस्ड फूड लाइक चीज़ हो गया, फिर मैदा वाली चीज़ें हो गई, बिस्किट्स हो गया, तो इन सब चीज़ों को जितना नहीं खाएंगे। सॉसेस हो गए, जो रेडीमेड सॉसेस आते हैं, तो उनको जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपने खाने को लिमिटेड रखिए, जो नेचुरली जितना मिला है तो उतना खाएंगे तो अच्छा होगा। And always wash and peel fruits and vegetable, it will help to protect from pesticides because pesticide free मिलना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है।
तो जब भी लेके आए बनाना कुछ भी फ्रूट्स, तो उसको वॉश करके रखिए, ताकि उतनी जितने दिन तक आपके घर में है तो उतने दिन के लिए वो कम कांटेक्ट में रहे। और जो आप पील करके खा सकते हैं उनको पील करके खाना चाहिए। So I'm going to end the class. Good night everyone. Jai Shri Krishna.